हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज भारतीय संविधान भाग 2 के अंतर्गत डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को पढ़ेंगे, जो पेट, आरओ, एसएससी और सभी वनडे एग्जाम्स के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं और आगामी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं सब में एक प्रश्न आना तय है। तो आइए देखते हैं आज की अपनी क्लास और शुरू करते हैं। देखते हैं कि डीपीएसपी है क्या, कहाँ से आया। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब इसका अर्थ सबसे पहले समझ लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी कि डीपीएसपी को आयरिश संविधान से लिया गया है। तो कहाँ से हमने लिया है? तो आयरिश यानी कि आयरलैंड से हमने इसको लिया है। और भारतीय संविधान के भाग 4 में इसकी गणना की गई है। मतलब कि भारतीय संविधान का भाग 4 क्या कहता है? तो डीपीएसपी के बारे में कहता है। कहाँ पे प्रश्न पूछे कि डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 4 में दिए गए हैं। कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड या फिर आयरिश संविधान से इसको हमने लिया है। डीपीएसपी के पीछे की अवधारणा, तो कैसी अवधारणा है? कल्याणकारी यानी कि वेलफेयर राज्य, वेलफेयर स्टेट बनाना। यानी कि डीपीएसपी को जब भारतीय संविधान में लाया गया तो एक ही कॉन्सेप्ट था, एक ही अवधारणा थी कि क्या करना है, स्टेट्स को वेलफेयर्स बनाना है, यानी कि कल्याणकारी राज्य बनाना है। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को शामिल करने के पीछे का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना नहीं था, बल्कि क्या था? तो आइए और आगे देखते हैं। बल्कि राज्य में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, कैसा लोकतंत्र? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ये कुछ बुनियादी सिद्धांत या निर्देश या देश के कानून या फिर नीतियाँ कहिए कि कानून या नीतियाँ बनाते समय उन्हें क्रियान्वित, जिसे हम क्रियान्वित को एग्जीक्यूट करना, यानी कि सरकार के लिए दिशा निर्देश है। यानी कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या? तो राज्य जो भी नीतियाँ या कानून बनाएगा उनके लिए क्या करेगा? उनके लिए एक दिशा निर्देश करेगा, एक डायरेक्शन का काम करेगा कि आपको इन डायरेक्शंस को, इन स्टेप्स को फॉलो करके ही नीतियाँ बनानी चाहिए, जिससे क्या एक लोकतांत्रिक वेलफेयर, जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की जा रही है, तो वो वेलफेयर स्टेट बनाया जा सकता है। अब देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार ये सिद्धांत संविधान की नई विशेषताएं हैं। डीपीएसपी राज्य के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी डीपीएसपी को क्या कहा कि यह एक डायरेक्शन देता है, राज्य को क्या करता है? एक दिशा निर्देश देता है। और कोई नई नीति या कानून बनाते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। लेकिन कोई भी राज्य को डीपीएसपी में उल्लिखित सभी बातों पर विचार करने और उनका पालन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ये मस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द है ये, कि डीपीएसपी दिशा निर्देश तो देता है, लेकिन इनकी बातों को मानने के लिए, डीपीएसपी में जो भी बातें लिखी गई हैं उस बात को मानने के लिए राज्य क्या है? बाध्य नहीं है। ये नहीं कि राज्य को ये बात माननी ही माननी है, बाध्यकारी नहीं। और ये बात याद रखिएगा कि प्रश्न पूछा है कि डीपीएसपी क्या बाध्यकारी है? तो बिल्कुल बाध्यकारी नहीं है। क्योंकि डीपीएसपी क्या है, क्यों बाध्यकारी नहीं है? तो डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है न्यायोचित नहीं है। अब एक ये शब्द, ये टर्म तो किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा कि न्यायोचित क्या है। यानी कि इसे हम कहते हैं जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल मतलब हो गया कि आप डीपीएसपी के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। यानी कि राज्य अगर डीपीएसपी के नियमों का पालन नहीं करता, इसके दिशा निर्देश का पालन नहीं करता, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। जैसे भाग 3 की अगर बात करें तो मौलिक अधिकारों की, मौलिक अधिकार कहाँ है? तो भाग 3 में है। हम आगे पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों को। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उसमें ये कहा गया है कि अगर आप, कोई व्यक्ति या फिर राज्य, कोई भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आप सीधे कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी का अगर इसके जो दिशा निर्देश हैं
इसका पालन राज्य अगर नहीं करता है कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। बस इतना ही मतलब है इस चीज़ों का, न्यायोचित या फिर जस्टिसिएबल का। ये छोटे शब्द दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब परीक्षाओं में आते हैं तो दिमाग घूम जाता है। ये एकदम मतलब इसको याद रखिएगा कि न्यायोचित, बाध्यकारी या जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 4, यानी कि भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में ही डीपीएसपी की बात की गई है। भारतीय संविधान के भाग 4 में सभी डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यानी कि हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, शामिल है। कहाँ पे है, तो भाग 4 में है। इसे याद रखिएगा कि डीपीएसपी कहाँ पे है, तो भाग 4 में है। इसमें 36 से 51 तक आर्टिकल हैं। कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल हैं, तो आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक भाग 4 में दिया गया है। आगे देखते हैं भाग 4 का आर्टिकल 36। तो आर्टिकल 36 में क्या कहा गया है, देखते हैं। राज्य शब्द को परिभाषित करता है। प्रश्न यहाँ से सेम लाइन ही पूछ लिया गया है कि आर्टिकल 36 किसकी बात करता है, या फिर राज्य की परिभाषा कहाँ पर दी गई है। तो राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 में दी गई है, और आर्टिकल 36 किस में आता है, तो डीपीएसपी में आता है, जिसे देश के लिए कोई नीति या कानून बनाने से पहले सभी डीपीएसपी को ध्यान में रखना होता है। भाग 4 में राज्य की परिभाषा भाग 3 की तरह होगी। भाग 3 यानी कि जब हम मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे कि भाग 3 में कैसी परिभाषा दी गई है राज्य की। जब तक कि संदर्भ में परिवर्तन की आवश्यकता न हो। आर्टिकल 37 की बात कर लें तो अगर एक तरह से देखा जाए, अगर मोटे में हम देखें तो आर्टिकल 36 में क्या दिया गया है, तो आर्टिकल 36 में राज्य को परिभाषित किया गया है, या फिर राज्य का परिभाषा आर्टिकल 36 में दिया गया है। अब आर्टिकल 37 की बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 37 में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो डीपीएसपी की प्रकृति को परिभाषित किया गया है। डीपीएसपी गैर न्यायोचित यानी कि नॉन जस्टिसिएबल है। कैसा है, नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि इसको हम इसके लिए क्या करते हैं, डीपीएसपी के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, यह वाद्य योग नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 38 से 51 में सभी अलग अलग डीपीएसपी क्या है, शामिल है। अब देखते हैं डीपीएसपी का इतिहास, हिस्ट्री क्या है, कि कैसे आया हमारे भारतीय संविधान में डीपीएसपी। क्योंकि जब संविधान बना तो हमने कई चीज़ें अलग अलग देशों की संविधान से हमने लिया है। तो देखते हैं कि डीपीएसपी कैसे आया। डीपीएसपी की अवधारणा का स्रोत, यानी कि स्रोत मतलब सोर्स हो गया, स्पेनिश संविधान है। यानी कि डीपीएसपी अगर इसके कॉन्सेप्ट को किसी ने दिया तो वो स्पेन की संविधान ने, यानी कि स्पेनिश संविधान ने, जिसे आयरिश संविधान में आया, यानी कि स्पेन की संविधान में सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसने दिया डीपीएसपी का, तो ये स्पेन की यानी कि स्पेनिश संविधान ने। और इस स्पेनिश संविधान से आयरिश यानी कि आयरलैंड की संविधान ने इसको ग्रहण किया। और फिर यहाँ से भारतीय संविधान के निर्माता आयरिश राष्ट्रवादी आंदोलन से बहुत अधिक प्रभावित थे, और उन्होंने 1937 में आयरिश संविधान से डीपीएसपी की इस अवधारणा को क्या किया, उधार ले लिया। समझते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, तो स्पेन की संविधान से, स्पेनिश संविधान से। और इस स्पेनिश संविधान से कहाँ पे आता है, तो आयरिश संविधान में आता है। और हमने आयरलैंड की संविधान से 1937 में डीपीएसपी को भारतीय संविधान में क्या करा, शामिल कर लिया। और ये यहाँ से भी प्रश्न पूछा हुआ है कि सबसे पहले मूल रूप से डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। सबने क्या लगाते, सब लोग आयरिश आयरिश आयरिश, लेकिन स्पेन रहे तो स्पेन भी लगाइए स्पेनिश संविधान, क्योंकि सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करें तो स्पेन की संविधान ने ही दिया था। अब आगे देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम, यानी कि भारत सरकार अधिनियम कब आता है, 1935 में आता है। भारत सरकार अधिनियम में भी इस अवधारणा से संबंधित कुछ निर्देश थे जो उस समय डीपीएसपी का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गए थे। आगे देखते हैं। भारत के संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक नीति के निर्देशक सिद्धांतों से बहुत प्रभावित हुए। यानी कि जो भारत का संविधान है, यानी कि जो भारत के संविधान के निर्देशक सिद्धांत थे, वे सामाजिक नीति के निर्देशक सिद्धांतों से क्या हुए, बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि इसमें अच्छी बातें बताई गई थी। नीचे हम आगे देखेंगे कि इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। 1945 की सप्रू रिपोर्ट, यानी कि 1945 में सप्रू रिपोर्ट आती है,
ने मौलिक अधिकारों को न्यायोचित और गैर न्यायोचित अधिकारों में विभाजित कर दिया कि कौन क्या है, फोर्सेबल है और कौन इम्फोर्सेबल, जिसे हम न्यायोचित और गैर न्यायोचित को फोर्सेबल इम्फोर्सेबल भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। न्यायोचित अधिकार जो कि कानून की कोर्ट में लागू करने योग्य थे। न्यायोचित अधिकार या फिर ये जो लाइन दी गई है कि कानून की कोर्ट में लागू करने योग्य, मतलब सीधी सी बात है कि जिसके लिए हम सीधा कोर्ट जा सकते हैं। जैसे मौलिक अधिकारों के लिए हम कोई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करें तो हम सीधा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन डीपीएसपी के लिए हम कहीं नहीं जा सकते, किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि ये क्या है, गैर न्यायोचित है, इम्फोर्सेबल है। आगे देखते हैं। और संविधान के भाग 3 में शामिल थे, यानी कि वही चीज़ है कि संविधान के भाग 3 का मतलब कि मौलिक अधिकार की बात कर रहा है। भाग 3 मौलिक अधिकार की बात करता है, तो इसीलिए मौलिक अधिकारों के लिए, मौलिक अधिकार कैसे हैं, न्यायोचित हैं, फोर्सेबल हैं, इसके लिए हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी क्या है, इम्फोर्सेबल है, गैर न्यायोचित है, इसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। यही बात इन लाइन में समझाई गई है। अब आगे देखते हैं कि दूसरी ओर गैर न्यायोचित अधिकारों को निर्देशक सिद्धांतों के रूप में सूचीबद्ध, मतलब लिस्टेड किया गया था, जो कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की तर्ज पर काम करने के लिए राज्य का क्या करेंगे, केवल और केवल राज्य का मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन राज्य अगर इन गाइडलाइंस को, इन मार्गदर्शन को नहीं मानता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। उन्हें भारत के संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, भाग 4 में क्या है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी को दिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ठीक है, एक अन्य स्रोत यानी कि सप्रू रिपोर्ट 1945 थी, जिसने हमें मौलिक अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार भाग 3 की बात कर रहा है, क्या है, फोर्सेबल है यानी कि न्यायोचित है, और डीपीएसपी क्या है, गैर न्यायोचित है। यानी कि अगर प्रश्न बने कि किस समिति ने या फिर किस रिपोर्ट ने मौलिक अधिकारों को फोर्सेबल यानी कि न्यायोचित बताया और डीपीएसपी को गैर न्यायोचित यानी कि इम्फोर्सेबल बताया, तो सप्रू रिपोर्ट कब आती है, 1945 में, और इसी ने बताया। डीप का क्वेश्चंस पूछ सकता है कॉन्सेप्ट में जाके, तो फिर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। अब आगे देखते हैं, डीपीएसपी की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। डीपीएसपी कानून की कोर्ट में लागू करने योग्य नहीं है, इस पे हमने काफ़ी चर्चा कर लिया है। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फोर्सेबल और नॉन फोर्सेबल या फिर इम्फोर्सेबल क्या होता है, कि न्यायोचित और गैर न्यायोचित, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी अब तक। इसमें वे सभी आदर्श शामिल हैं जिनका पालन राज्य को देश के लिए नीतियां और कानून बनाते समय क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। डीपीएसपी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत के उपनिवेशों के राज्यपालों को जारी किए गए निर्देशों का क्या है, एक संग्रह है। ठीक है, डीपीएसपी जो 1935 में उपनिवेशों के राज्यपाल थे उनके लिए क्या है, एक डायरेक्शन, एक दिशा निर्देश है। प्रस्तावना में वे सभी उद्देश्य शामिल हैं जिन्हें संविधान के माध्यम से प्राप्त करने की आवश्यकता है। डीपीएसपी को जोड़ने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, ये चीज़ याद रखिएगा, ये वर्ड बहुत ज़रूरी है। क्या मकसद था, तो कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट बनाना, जो देश के उन व्यक्तियों के लिए काम करता है जो औपनिवेशिक युग के दौरान क्या थे, अनुपस्थित थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की सूची। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से अब तक तो ये क्या थी, इसकी एक समझिए भूमिका थी। और भूमिका, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें उसकी भूमिका को जानना होता है, तो वो यहाँ से काफ़ी आपको इसकी भूमिका से ही और इनकी विशेषताओं से ही काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे जो है यहाँ से देखते हैं, अब एक एक आर्टिकल्स को देखते चलते हैं कि 36 से 51 तक कहाँ से कहाँ तक दिया है डीपीएसपी, तो आर्टिकल 36 से 51 तक, और देखते हैं कि 36 से 51 तक क्या क्या चीज़ें किस किस आर्टिकल में दी गई हैं। तो आर्टिकल 36 को देखते हैं। सबसे पहले राज्य को परिभाषित करता है। आर्टिकल 36 क्या करता है, यानी कि राज्य की परिभाषा, राज्य क्या है, तो यह परिभाषा कहाँ पे दिया गया है, आर्टिकल 36 में, और ये इस लाइन से प्रश्न बन चुका है। आर्टिकल 37 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 4 किसी भी कोर्ट में परिवर्तनीय यानी कि एनफोर्सिएबल नहीं होगा। क्या होगा, इम्फोर्सिएबल है, क्या है, इम्फोर्सिएबल नहीं होगा। मतलब आर्टिकल 37 ही ये बात कहता है कि भाग 4 के डीपीएसपी के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन भाग 3 मौलिक अधिकारों के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। ये कहाँ पे बात की गई है, फोर्सेबल नॉन फोर्सेबल की, तो आर्टिकल 37 इस बात को कहता है।
अब आर्टिकल 38 को देखते हैं क्या कहता है। तो इसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात, प्रश्न ये बन चुका है, पीसीएस में भी बना हुआ है, कई बार लोअर पीसीएस में भी बना है, वनडे एग्जाम्स में भी ये प्रश्न बना हुआ है कि प्रस्तावना में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की बात तो की गई है प्रस्तावना में भी, लेकिन वहाँ पे प्रश्न था कि प्रस्तावना को छोड़ करके कहाँ पे भारतीय संविधान में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की बात की गई है। तो अगर प्रस्तावना को छोड़ दिया जाए तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात डीपीएसपी अनुच्छेद 38 करता है। अनुच्छेद 39, तो नीति के सिद्धांत, यानी कि डीपीएसपी के सिद्धांत जो भी हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो कहाँ पे दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 39 इसकी बात करता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रखिए क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 39A क्या कहता है, इसको हम अनुच्छेद 39 क भी कह सकते हैं। तो ये मुफ्त कानूनी सहायता, यानी कि किसी को भी मुफ्त कानूनी सहायता लेनी हो, यह बात कहाँ पे दी गई है, अनुच्छेद 39 में यह बात की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं 40, अनुच्छेद 40, ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए इसको कि अनुच्छेद 40 पंचायतों का गठन या फिर ग्राम पंचायतों का गठन भी दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि प्रश्न बनता है कि ग्राम पंचायतों का गठन या कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों की बात करता है, तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन या फिर उनके संगठन की बात करता है, ध्यान रखिएगा इसको। अनुच्छेद 41 क्या कहता है, तो कल्याणकारी सरकार, यानी कि जब वेलफेयर स्टेट की बात हमने तब से कर रहे हैं ना हम लोग ऊपर, वेलफेयर स्टेट बनाना है, वेलफेयर स्टेट बनाना है, डीपीएसपी का यही कार्य है। तो ये बात कहाँ पे की गई है, कल्याणकारी सरकार यानी कि वेलफेयर स्टेट वाली बात आर्टिकल 41। 40 क्या है, तो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, और आर्टिकल 41 क्या है, वेलफेयर स्टेट बनाने की बात करता है। आर्टिकल 42 क्या कह रहा है, तो 42 कहता है न्यायोचित और मानवीय कार्य और मातृत्व राहत सुनिश्चित करना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मातृत्व राहत यानी कि मैटरनिटी रिलीफ की बात, ये डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में मैटरनिटी रिलीफ की बात की गई है, मातृत्व राहत की बात की गई है। तो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 42 किसकी बात करता है, मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है। आर्टिकल 43 क्या कह रहा है, उचित वेतन और सभ्य जीवन स्तर, यानी कि एक स्टैंडर्ड जीवन स्तर और उचित वेतन किसमें बात की गई है, आर्टिकल 43 में, कि राज्य का क्या होगा, राज्य की ये जिम्मेदारी होगी कि जो इसके नागरिक हैं उनको क्या करे, एक स्टैंडर्ड बेहतर जीवन स्तर दे और उनको उचित यानी कि काम, जैसा काम है वैसा वेतन दे, काम के अनुसार उनको वेतन दे, ये आर्टिकल 43 कहता है। ठीक है, समान कार्य समान मजदूरी की बात करता है ये आर्टिकल 43, और ये सारे आर्टिकल्स पूछे जा चुके हैं अब तक विभिन्न परीक्षाओं में। अब आता है ये आर्टिकल 43A, इसको आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 43A मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, मैनेजमेंट में श्रमिकों की भागीदारी की बात कौन करता है, तो मैनेजमेंट में श्रमिकों की भागीदारी आर्टिकल 43A करता है। आगे हम पढ़ेंगे अभी कि आर्टिकल 43A कब या फिर आर्टिकल 39A कब ऐड किया गया, क्योंकि इनके एडिशन से ही प्रश्न पूछा गया है। अब देखते हैं आर्टिकल 43B। आर्टिकल 43B में क्या है, तो सहकारिता को बढ़ावा देना, सहकारिता यानी कि कोऑपरेटिव, कैसा कोऑपरेटिव, जितनी भी कोऑपरेटिव एसोसिएशंस हैं, कोऑपरेटिव गतिविधियां हैं, सहकारिता, इसको बढ़ाना कहाँ पे बात की गई है, आर्टिकल 43B की यह बात करता है कि जितने भी हमारे सहकारी यानी कि कोऑपरेटिव कहते हैं गतिविधियां जितनी भी होती हैं, जितने भी कोऑपरेटिव संगठन हैं उनको बढ़ावा देना, यह कहाँ पे दिया गया है, आर्टिकल 43B में दिया गया है। आर्टिकल 44 ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार इसको वनडेज में पूछा गया है आर्टिकल 44 को, कि क्या है, समान नागरिक संहिता, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता। और ये आर्टिकल 44 आज तक अभी तक भारत में कहाँ पे है, सिर्फ एक ही राज्य में है, कहाँ है, तो गोवा में है। कहाँ पे है, गोवा में है। यहीं पर ये आर्टिकल 44 लागू है, इस यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड, दोनों टर्म याद रखिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर समान नागरिक संहिता लागू है, तो एकमात्र राज्य है गोवा। गोवा की राजधानी कहाँ पे है, तो पणजी है। आगे देखते हैं आर्टिकल 45।
आर्टिकल 45 क्या है, तो शिशु और बाल देखभाल। क्या है, शिशु और बाल देखभाल। और एक चीज़ और यहाँ पे है, एडिशन कर लीजिएगा इसको, कि शिशु बाल देखभाल है और 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की बात भी यहाँ पे की गई थी। बाद में हटा करके उसको 21A में रखा गया, नीचे हम देखेंगे आगे इसको। लेकिन यहीं पर पूछता है कि DPSP में कहाँ पर 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी, तो आर्टिकल 45 में ही की गई थी। याद रखिएगा इन बातों को, एक एक लाइन एक एक शब्द क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है DPSP का। अब देखते हैं आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 क्या कहता है कि अनुसूचित जाति, जिसे हम क्या कहते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, अनुसूचित जनजाति यानी कि ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं इसको, और अन्य कमज़ोर वर्गों का शोषण, यानी कि शोषण को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं, उनसे बचाना। किसको किसको, तो शेड्यूल्ड कास्ट को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, और जो भी अन्य कमज़ोर वर्ग हैं उनको क्या, एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, उनके हितों की रक्षा करना। कहाँ पे बात की गई है, तो आर्टिकल 46 में यह बात बताई गई है। अब देखते हैं आर्टिकल 47। तो आर्टिकल 47 क्या कहता है, पोषण, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य। तो यह प्रश्न पूछा गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी कि कहाँ पे, किस आर्टिकल में सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात की गई है, तो आर्टिकल 47 में ही सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात की गई है। अब अगर सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्यों अच्छा रहेगा सबका स्वास्थ्य, भैया अच्छा पोषण मिलेगा सबको, बेहतर एक गुड स्टैंडर्ड का अच्छा जीवन स्तर मिलेगा, तो सबका स्वास्थ्य क्या होगा, अच्छा ही होगा, बढ़िया होगा। तो ये तीनों चीज़ें, पोषण, जीवन स्तर और सामाजिक स्वास्थ्य, किस में दिया गया है, तो आर्टिकल 47 में दिया गया है। आर्टिकल 48 को देखते हैं, वैज्ञानिक कृषि और पशुपालन, यानी कि कृषि तो करना है बट वैज्ञानिक तरीके से, और पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। तो कई बार एनिमल हस्बेंड्री करके ही दे देता है, तो दोनों टर्म्स याद रखिएगा। तो कृषि और वैज्ञानिक कृषि और पशुपालन किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 48 में। प्रश्न बना था कि किस अनुच्छेद में एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन की बात की गई है, तो आर्टिकल 48 जो है किसकी बात करता है, एनिमल हस्बेंड्री और वैज्ञानिक कृषि की बात, साइंटिफिक एग्रीकल्चर की बात करता है। आर्टिकल 48A क्या है, आर्टिकल 48A, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करिए क्योंकि कई बार कंफ्यूज कर देता है ये। पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण, आर्टिकल 48 क्या कहता है कि पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण करना है, हमें पर्यावरण को भी बचाना है और जो हमारे वन्यजीव हैं उनका भी संरक्षण करना है इसके। लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी होगी, आर्टिकल 48 के तहत राज्य की, यानी कि राज्य का क्या होगा, एक राज्य के लिए एक दिशा निर्देश दिया गया है, राज्य के लिए ये बात की गई, किस परिप्रेक्ष्य में, तो राज्य के परिप्रेक्ष्य में कही गई है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा क्या, कि पर्यावरण और वन्यजीव का संरक्षण करे। ठीक है, आर्टिकल कहाँ पे है, 48A में है, यानी कि आर्टिकल 48A किसकी बात करता है, पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण की बात करता है, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में, राज्य के परिप्रेक्ष्य में। आते हैं आर्टिकल 49 को देखते हैं। आर्टिकल 49 क्या कहता है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण, जिसे हम प्रोटेक्शन कहते हैं। इसे एक शब्द में हम कह सकें तो जो हमारे नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं, जो भी नेशनल मॉन्यूमेंट्स हो गए, जैसे कि ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, या फिर जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स जैसे लाल किला हो गया, तो ये हमारे क्या हैं, नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं। और इन नेशनल मॉन्यूमेंट्स का प्रोटेक्शन करना, इनको संरक्षण देने की बात कहाँ पे की गई है, आर्टिकल 49 बात करता है। आर्टिकल 49 कई बार, बहुत बार, मतलब एक एक आर्टिकल पूछ लिए गए, सारे आर्टिकल्स को बहुत बार पूछा गया परीक्षाओं में, और 49 को तो कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण किस आर्टिकल में दिया गया है, तो 49 में। या फिर नेशनल मॉन्यूमेंट्स के संरक्षण की बात, प्रोटेक्शन की बात कौन करता है, आर्टिकल 49 करता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या कहता है, न्यायपालिका को कार्यपालिका, यानी कि न्यायपालिका क्या होती है, जुडिशरी होती है, न्यायपालिका को हम क्या कहते हैं, तो जुडिशरी कहते हैं, और इस जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका को हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कहते हैं। यानी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग होना चाहिए, यानी कि जुडिशरी से हम एग्जीक्यूटिव को अलग करना, कहाँ पे कहा गया है, ये आर्टिकल 50 में कहा गया। ये पीसीएस हमको लग रहा है 2 साल पहले पीसीएस में पूछा था, ये पीसीएस का प्रश्न है, पीसीएस प्री में पूछा था कि न्यायपालिका, सेम सेंटेंस था, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किस आर्टिकल में बताया गया है, तो डीपीएस, पहली चीज़ तो ये डीपीएसपी में है, सीधा क्वेश्चन नहीं था कि आर्टिकल 50 नहीं पूछा था कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात
कहाँ पे की गई है, डीपीएसपी में की गई है, एक मौलिक अधिकार में, एक मौलिक कर्तव्य में। तो यह बात जब आपको याद रहेगा कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना यानी कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करना आर्टिकल 50 में है, और आर्टिकल 50 यानी कि आर्टिकल 36 से 51 तक कहाँ आता है, डीपीएसपी में आता है। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में क्या हो जाएंगी, प्रश्न चाहे कितना भी घुमा के पूछे आपको एकदम क्लियर रहेगा। तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से, याद रखिएगा पहले न्यायपालिका है और इस न्यायपालिका को हम किससे अलग कर रहे हैं, कार्यपालिका से अलग कर रहे हैं, ये भी चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ये आर्टिकल 50 में है। अब आर्टिकल 51 की बात करते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये भी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको भी पूछ लिया गया है वनडीज़ में, पीसीएस प्री में, आरओ हर जगह पे, एसएससी में, एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, इस सब जगह ये पूछा गया आर्टिकल 51 को कि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कहाँ पे की गई है। तो आर्टिकल 51 में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात की गई है। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक आर्टिकल्स को देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में, और किस आर्टिकल में, किस ईयर में, किस संशोधन से किस आर्टिकल में क्या जुड़ा, ये भी, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बना हुआ है। आर्टिकल 36 को देखते हैं। तो आर्टिकल 36 क्या कह रहा है, आर्टिकल 36 में क्या, राज्य की परिभाषा दी गई है, ठीक है। अब देखते हैं, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य की परिभाषा वही रहेगी जो कहाँ पे है, भाग 3 मतलब मौलिक अधिकार, जिसमें मौलिक अधिकारों को शामिल किया जाता है। आर्टिकल 12 में दी गई परिभाषा इस भाग में भी लागू होगी जिसमें कहा गया कि राज्य में शामिल है, ठीक है। हम भाग 3 पढ़ेंगे तो डिटेल में इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे वहाँ पे। आगे देखते हैं आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 डीपीएसपी को 2 महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख करता है। यानी कि आर्टिकल 37 डीपीएसपी की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं जो हमने ऊपर बता भी चुका है आपको, एक ओवरव्यू दे दिया था वहीं पे। यह क्या कहता है, यह किसी भी कोर्ट में लागू नहीं हो सकता, यानी कि लागू करने योग्य, या फिर इसे हम कहते हैं वाद्य योग्य नहीं है, ठीक है, वाद्य योग्य नहीं, या फिर एनफोर्सिएबल। कैसा है, एनफोर्सिएबल, ऐसे इसके लिए हम कहीं भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। और दूसरी बात क्या कही गई है, यह देश के शासन के लिए बहुत ही बुनियादी और आवश्यक है कि दिशा निर्देश ये सरकार को एक गाइडलाइन देता है कि इन गाइडलाइंस को, इन टर्म्स को फॉलो करके आप एक वेलफेयर स्टेट या एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकते हैं। इस भाग में उल्लिखित प्रावधान किसी भी कोर्ट में लागू नहीं होंगे, कहीं आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये इन्फोर्सेबल हैं, और इस भाग में निर्धारित सिद्धांत के शासन के लिए मौलिक अधिकार है, ठीक है। राज्य को उनके अनुसार कानून बनाना चाहिए क्योंकि राज्य का अंतिम उद्देश्य नागरिकों का क्या करना है, कल्याण करना है। डीपीएसपी भी यही कहता है कि सिर्फ क्या, वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की बात डीपीएसपी करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है डीपीएसपी, और बहुत अच्छे से इसको आप पढ़ें तो कहीं से भी कितना भी प्रश्न घुमा के पूछे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप हर प्रश्न का जवाब आसानी से दे सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि जैसे कुछ डीप प्रश्न बनते हैं तो डीपीएसपी में कौन कौन से आर्टिकल समाजवादी हैं, उदारवादी हैं, गांधीवादी हैं, तो ये सारे भी प्रश्न पूछ लेते हैं। तो हमने शामिल कर दिया यहीं पे कि ये चीज़ें भी आप देखते चलिए कि अगर पूछता है कि कौन कौन से आर्टिकल समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं तो देख लेते हैं कौन कौन से सिद्धांत आते हैं। ये सिद्धांत समाजवाद की विचारधारा का पालन करते हैं और भारत के ढांचे की जो फ्रेमवर्क है उसको निर्धारित करते हैं। इसका अंतिम उद्देश्य अपने सभी नागरिकों को क्या करना, सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है ताकि राज्य एक कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक मानदंड मतलब जो क्राइटेरिया है उसको क्या कर सके, पूरा कर सके। अब ये कौन कौन से आर्टिकल्स हैं देखते हैं आगे। डीपीएसपी में समाजवादी सिद्धांतों का पालन करने वाले आर्टिकल, तो आर्टिकल कौन कौन से समाजवादी हैं, तो आर्टिकल 38 है, 39 है, आर्टिकल 39A है, आर्टिकल 41 है, आर्टिकल 42 है, आर्टिकल 43 है और आर्टिकल 43A तथा आर्टिकल 47। ये जितने आर्टिकल्स हैं ये कैसे हैं, तो समाजवादी आर्टिकल्स हैं। अब एक एक आर्टिकल्स को देख लेते हैं कि आर्टिकल 38 क्या है। आर्टिकल 38 सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय के बारे में बात करता है। हमने ऊपर इस चीज़ को देख लिया है। यह निर्देश देता है कि राज्य को ऐसी सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए जो अपने सभी नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय क्या करे, प्रदान करे। आर्टिकल 38(2) क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट रखिए। 30 जो जितने भी आर्टिकल, सब आर्टिकल्स इसमें जुड़े हुए हैं ना,
इसको आप लोग याद रखिए। आर्टिकल 38(2) क्या कह रहा है? राज्य आय यानी कि इनकम, स्थिति, सुविधाओं, अवसरों आदि के आधार पर, यानी कि किसके आधार पे? तो आय, स्थिति, सुविधा और अवसर के आधार पर लोगों के सामने आने वाली असमानताओं को क्या करेगा? कम करेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 नीति यानी कि डीपीएसपी के सभी सिद्धांतों का उल्लेख करता है जिनका पालन राज्य द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन राज्य इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A कहता है कि मुफ्त कानूनी सहायता, यानी कि अगर किसी को मुफ्त कानूनी सहायता लेनी है तो ये बात कहाँ पे की गई है? आर्टिकल 39A में की गई है। जैसे कि कोई अपराधी होता है, उसके लिए सरकारी वकील हायर किया जाता है ना, गवर्नमेंट हायर करती है सरकारी वकील फ्री में, तो वही है मुफ्त कानूनी सहायता की बात। कहाँ पे? आर्टिकल 39A में की गई है। अब आर्टिकल 41 को देखते हैं। आर्टिकल 41 कल्याणकारी सरकार के बारे में बात करता है। ठीक है, वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करता है ये। इसमें कहा गया कि राज्य काम का अधिकार आदि हासिल करने के लिए कुछ प्रभावी प्रावधान करेगा और बेरोजगारी, वृद्धावस्था, अक्षमता या अपनी आर्थिक क्षमता और विकास में काम करने वाले किसी अन्य मामले में सार्वजनिक सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं आर्टिकल 42 को देखते हैं अब कि आर्टिकल 42 क्या कह रहा है। आर्टिकल 42 न्याय संगत और मानवीय कार्य, मातृत्व राहत सुनिश्चित करने के बाद, यानी कि न्याय संगत मानवीय कार्य, काम के अनुसार मजदूरी, और ये क्या है? मैटरनिटी रिलीफ। कहाँ पे? इस चीज़ को एकदम पकड़ के रखिएगा कि मैटरनिटी रिलीफ की बात कहाँ की गई है? तो मैटरनिटी रिलीफ की बात आर्टिकल 42 में की गई। यह प्रश्न सीधा पूछा हुआ है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि मैटरनिटी रिलीफ की बात कहाँ की गई है? आर्टिकल 42 में। इसमें कहा गया है कि राज्य कुछ प्रावधान बनाएगा ताकि नागरिकों को काम करने के लिए आसान, न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियाँ मिल सकें, और यह महिलाओं के लिए मातृत्व राहत भी प्रदान करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 43 को देखते हैं। आर्टिकल 43 उचित वेतन, सभ्य जीवन, स्टैंडर्ड लाइफ के बारे में, यानी कि एक उचित वेतन दीजिए, जैसे जो काम करे उसको वैसा वेतन दीजिए, और एक स्टैंडर्ड, एक सभ्य लाइफ देना अपने नागरिकों को। यह किसका काम है? तो राज्य का काम है। और ये बात कहाँ पे की गई है? आर्टिकल 43 इसकी बात करता है। अब देखते हैं आर्टिकल 47 को। आर्टिकल 47 कहता है कि आर्टिकल 47 पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, जीवन स्तर यानी कि लाइफ स्टाइल, सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में बात करता है, यानी कि पोषण, जब बेहतर पोषण मिलेगा तो व्यक्ति का जीवन स्तर भी क्या होगा? ऊंचा होगा, और वो उसका सार्वजनिक स्वास्थ्य भी कैसा रहेगा? बेहतर रहेगा। और इन तीनों चीज़ों की बातें कहाँ पे की है? तो आर्टिकल 47 में बात की गई है। अब देखते हैं गांधीवादी सिद्धांत। अभी हमने समाजवादी सिद्धांतों को देखा, अब देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल जो है गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। और ये चीज़ें सारे प्रश्न यहाँ से बने हुए हैं, समाजवादी सिद्धांत से, गांधीवादी सिद्धांत से, उदारवादी सिद्धांतों से। ये सिद्धांत पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी द्वारा प्रचारित पुनर्निर्माण विचारधारा के कार्यक्रम को दर्शाते हैं। उनके सपनों को पूरा करने के लिए उनकी कुछ अवधारणाओं को डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में शामिल किया गया है। जैसे कौन कौन से गांधीवादी सिद्धांत है, देखते हैं वे आर्टिकल्स। वे इन आर्टिकलों के माध्यम से राज्य को निर्देशित करते हैं। जैसे आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है। क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है आर्टिकल 40 में। और आर्टिकल 43 की बात, आर्टिकल 43 भी गांधीवादी सिद्धांत है। आर्टिकल 46, आर्टिकल 47 और आर्टिकल 48 ये सभी क्या हैं? गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 40 क्या है। आर्टिकल 40 पंचायतों का गठन, या फिर इसे ग्राम पंचायतों का गठन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है कि राज्य पंचायती प्रणाली यानी कि पंचायती सिस्टम को संगठित करेगा। जो पंचायती प्रणाली जो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती सिस्टम को दिया, तो ये क्या करेगा? पंचायती सिस्टम को संगठित करेगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ प्रदान करेगा जो स्वशासन यानी कि स्थानीय स्वशासन प्रणाली को क्या करेंगे? इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक होंगे। संविधान का 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, यानी कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन दोनों कब हुआ था? 1992 में हुआ। कब था? तो 1992 में हुआ था। ये 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। जो देखिए यहाँ पे दिया है, जो पंचायती राज यानी कि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज और
74वां संविधान संशोधन नगर नियमों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से संबंधित है। हुआ कब था? 1992 में। बाद में भाग 4 में वर्णित सिद्धांत के लिए संवैधानिक रूप से समर्थित ढांचे के रूप दिया गया। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 43 क्या कहता है। आर्टिकल 43 उचित वेतन सभ्य जीवन स्तर के बारे में बात करता है। इसमें कहा गया है कि राज्य उचित कानून या आर्थिक संगठन द्वारा कृषि, औद्योगिक या अन्य में कार्यरत सभी श्रमिकों के लिए काम, एक जीवित मजदूरी, काम की शर्तें, सभ्य जीवन स्तर, अवकाश और सामाजिक सांस्कृतिक अवसर का आनंद लेने का प्रयास कर सकता है और देश के ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को, ये भी टर्म याद रखिएगा कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने या फिर सहकारी या व्यक्तिगत उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कहाँ की गई है? ये पूछा गया प्रश्न, यानी कि लघु उद्योग या कुटीर उद्योगों की बात कहाँ की गई है? आर्टिकल 43 में बात की गई है। उचित वेतन सभ्य जीवन के बारे में कहाँ पे बात की गई है? आर्टिकल 43 में बात की गई है। कुछ कीवर्ड्स भी आप लोग सेल्फ से डेवलप किया करिए। ये क्या है? उचित वेतन, सभ्य जीवन, कुटीर उद्योग, ये सभी क्या है? ये कीवर्ड्स हैं, क्योंकि सबको पता है कि सारी चीज़ें नहीं एक साथ हम याद रख सकते हैं, तो कीवर्ड्स डेवलप करिए। कीवर्ड्स के माध्यम से सारी चीज़ों को आप अच्छे से लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 43B। आर्टिकल 43B क्या कहता है? आर्टिकल 43B सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की बात करता है। इसे 2011 में, यानी कि 97वां संविधान संशोधन कब होता है? 2011 में होता है 97वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा, क्योंकि पेट में डायरेक्ट इसी संविधान संशोधन से संबंधित प्रश्न पूछा था, पेट 2022 में। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये संविधान संशोधन बहुत ज़रूरी है। 2011 में 97वां संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित यानी कि इंसर्ट किया गया था इसको। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 43 प्रश्न बने, आर्टिकल 43B को किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था? तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत। इसमें कहा गया कि राज्य सहकारी समितियों के प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा ताकि उन लोगों की मदद की जा सके जो इसमें लगे हुए हैं। अब आते हैं आर्टिकल 46 को देख लेते हैं। आर्टिकल 46 क्या कहता है? आर्टिकल 46 SC ST और जो कमज़ोर वर्ग के शोषण के संरक्षण, यानी कि SC ST हो गए और जितने कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण से संरक्षण की बात आर्टिकल 46 करता है। राज्य समाज के कमज़ोर वर्ग यानी कि SC ST के शैक्षिक और आर्थिक हितों सहित विशेष देखभाल के साथ बढ़ावा देगा और उन्हें सभी प्रकार के शोषण से बचाने के लिए प्रावधान करेगा जिसमें सामाजिक अन्याय शामिल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आर्टिकल 47 क्या कह रहा है। आर्टिकल 47 पोषण, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में, पोषण, जीवन स्तर, सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में बात कहाँ की गई है? आर्टिकल 47 में बात की गई है। ठीक है, और शराब का निषेध भी, एक प्रश्न बना था कि शराब का निषेध कहाँ पे है? तो शराब का निषेध भी आर्टिकल 47 यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में ही तो शराब क्या करता है? स्वास्थ्य को हानि पहुँचाता है, तो इसीलिए शराब का निषेध भी कहाँ पे? आर्टिकल 47 में ही है। इसमें कहा गया है कि राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर, जीवन स्तर को ऊपर उठाने के मामलों को देखेगा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार पर नज़र रखना राज्य का कर्तव्य है। राज्य चिकित्सक उद्देश्य को छोड़कर नशीले पेय, मैंने शराब की बात करी ना, वही नशीले पेय और नशीले पदार्थों के सेवन को क्या करेगा? प्रतिबंधित करेगा। अब जैसे बिहार में शराबबंदी हुई है, बिहार में शराबबंदी हुई है ना, तो इसी आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 47 के थ्रू ही बिहार में शराबबंदी की गई है कि भाई राज्य का यह कर्तव्य है कि वो अपने जो भी नागरिक हैं उनको सार्वजनिक स्वास्थ्य उनका बेहतर बनाए और नशीले पदार्थों, नशीले पेय जो है क्या करे? प्रतिबंधित करे। तो इसी आर्टिकल 47 के थ्रू ही बिहार में क्या की गई है? शराबबंदी, यानी कि शराब क्या है? नशीला पेय है और इसको शराबबंदी की गई है आर्टिकल 47 के थ्रू ही। अब आते हैं, देखते हैं आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 क्या कहता है? आर्टिकल 48 वैज्ञानिक कृषि और पशुपालन, यानी कि वैज्ञानिक कृषि और एनिमल हस्बेंड्री की बात आर्टिकल 48 करता है। इसमें कहा गया है कि राज्य आधुनिक तरीकों और वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करके कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा जो लोगों को अधिक उन्नत बनाता है और उनकी आजीविका को आसानी बनाता है। अब इसमें अगर कुछ ध्यान देने वाली बात है तो यह है कि राज्य मौजूदा नस्लों के संरक्षण सुधार के लिए कुछ प्रगतिशील कदम उठाएगा और गाय, अन्य मवेशी जो कैटल्स होते हैं,
इनके वध को क्या करेगा, प्रतिबंधित करेगा। ये बात कहाँ पे की गई है, आर्टिकल 48 में की गई है। अब देखते हैं जो उदार बौद्धिक सिद्धांत है, सामाजिक गांधीवादी हमने सिद्धांतों को देख लिया, अब उदार बौद्धिकवादी सिद्धांत देख लेते हैं कौन कौन से हैं, या फिर इसे उदारवादी सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए ये सिद्धांत उदारवाद की विचारधारा का क्या करते हैं, पालन करते हैं। अब देखते हैं और समझते हैं उदारवाद भी क्या है। DPSP के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में इस दृष्टिकोण यानी कि अप्रोच का पालन करने वाले आर्टिकल कौन कौन से, आर्टिकल 44 है, सिविल कोड वाली बात है, जहाँ कहाँ पे लागू है, गोवा में है। आर्टिकल 45 यानी कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। आर्टिकल 48 की बात की गई है। आर्टिकल 48 यानी कि राज्य का कर्तव्य होगा जो क्या करेगा, पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करेगा। आर्टिकल 49 नेशनल मॉन्यूमेंट्स की रक्षा करना। आर्टिकल 50 और आर्टिकल 51 यानी कि जुडिशरी को हम किससे, एग्जीक्यूटिव से, यानी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात आर्टिकल 51 में की गई है। ठीक है, ये सभी क्या है, उदारवादी सिद्धांत हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 44 समान यानी कि समान नागरिक संहिता सिविल कोड के बारे में कहता है, चीज़ों को सरल बनाने और कानून में अस्पष्टता को कम करने के लिए नागरिकों के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रावधान होना चाहिए, जो इसे वास्तव में मौजूदा स्थिति से भी अधिक जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स बनाता है। आर्टिकल 45 को देखते हैं। आर्टिकल 45 में देश के बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, कितने वर्ष के बच्चों के लिए, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। आयु भी याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी परीक्षा में 7 से 14 वर्ष दे देता है कंफ्यूज करने के लिए, इसीलिए आयु क्या है, 6 से 14 वर्ष है। राज्य संविधान में इस प्रावधान के लागू होने की तारीख को 10 साल की अवधि के भीतर 14 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए क्या करना है, तो अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का कानून बनाएगा। इस प्रावधान को भारत के संविधान में कब ऐड किया गया, यही ज़रूरी चीज़ें हैं। यानी कि 86वां संविधान संशोधन कब होता है, 2002 में होता है, और तभी इसको शामिल कर लिया गया। यानी कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में आर्टिकल 45 में यह बात की गई कि क्या राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करेगा, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात। और इसी संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 21A में एडिशन किया गया, यहाँ से इस चीज़ को उठा करके आर्टिकल 21A में ऐड किया गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा पाना। आर्टिकल 21 क्या है, जीवन का अधिकार है। आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार है, और 21 में ए में क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। और यह किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। अब आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 48 देखते हैं। आर्टिकल 48 कृषि, वैज्ञानिक कृषि और पशुपालन के बारे में बात करता है। आपको आई होप आपको ये चीज़ें आपके टंग पे आ चुकी होंगी, आपको रट चुका होगा ये सब। आर्टिकल 48 क्या है, आर्टिकल 48 पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में, किस पर्सपेक्टिव में, तो राज्य का यह कर्तव्य होगा। ठीक है, राज्य के पर्सपेक्टिव में आर्टिकल 48 ये बात करता है कि राज्य जो है पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के बारे में बात करता है। आर्टिकल 49 क्या कहता है, तो आर्टिकल 49 यानी कि राष्ट्रीय महत्व के जो नेशनल लेवल के मोन्यूमेंट्स हैं, जो भी स्थान है और वस्तुएं हैं, इनकी क्या संरक्षण करना है। आर्टिकल 49 में ये बात की गई है। अब देखते हैं आर्टिकल 50 देखते हैं। आर्टिकल 50 याद रखिएगा कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात की गई। कहाँ पे, आर्टिकल 50। अच्छा, ऊपर मुझे लगता है मैंने शायद ये बात मैंने आर्टिकल 51 में बता दी है, उसके लिए माफ़ करिएगा। आर्टिकल 50 बात करता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या करना है, अलग करना है, यानी कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करना है। हमेशा याद रखिएगा, पहले न्यायपालिका है, फिर कार्यपालिका को अलग किया जाएगा। राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका और सरकार की कार्यकारी निकाय के बीच एक रेखा होनी चाहिए, क्योंकि यदि दोनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं तो कार्य क्या हो जाएगा, आसान। भाई न्यायपालिका अपना लोगों को जस्टिस देने का काम करेगी, कार्यपालिका जो है विधायिका जो भी कानून बनाएगी उनको क्या करेगी, कार्यान्वित करेगी, उनको लागू करेगी। अब अगर ये दोनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप करें, जैसे कार्यपालिका क्या करे, न्याय देने लगे, न्यायपालिका क्या करे तो कानून का इम्प्लीमेंट करने लगे, तो क्या सही तरीके से कर पाएंगे दोनों? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि न्यायपालिका को केवल न्याय देना आता है, कार्यपालिका को चीज़ों को क्या करना है, जो नीतियाँ बनाती हैं विधायिका उसको इम्प्लीमेंट करने का काम आता है, उनको कार्यान्वित करने का काम आता है।
तो इसीलिए इन दोनों का काम एक दूसरे से अलग होना चाहिए। और ये कहाँ पे बात की गई है? आर्टिकल 50 में ये बात की गई है। अब देखते हैं आर्टिकल 51 को। आर्टिकल 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात, यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल के हमारी पीस हैं और जो भी डिफेंस है, सुरक्षा है, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात आर्टिकल 51 में की गई है। एकदम इस चीज़ को, इस लाइन को ही रट जाइए, स्कैन कर लीजिए अपनी आंखों से कि बहुत बार पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा कहाँ पे दी गई है? तो आर्टिकल 51 में। अब देखते हैं हम कुछ संविधान संशोधनों को देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन, क्योंकि मुझे लगता है ना यहीं से पेट 2022 में ही इसी संविधान संशोधन से प्रश्न पूछा हुआ था। डीपीएसपी से जो प्रश्न पूछ आया था वो संविधान संशोधन से आया था। तो देखते हैं 42वां संविधान संशोधन कब होता है? तो 1976 से डेट भी याद रखना है आपको। 1976 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है। इसे लघु संविधान, इसे क्या कहते हैं? तो इसे लघु संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये एडिशनल फैक्ट है आप लोगों के लिए। कह रहा है आर्टिकल 39 बच्चों के स्वास्थ्य के विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना है। आर्टिकल 39A यह कहता है कि राज्य न्याय को समान अवसर के आधार पर प्रशासित करने के उद्देश्य को बढ़ावा देगा और किसी भी उपयुक्त कानून या योजनाओं के माध्यम से जो राज्य उचित समझे किसी अन्य तरीके से मुफ्त कानूनी सहायता, वही को मुफ्त कानूनी सहायता आर्टिकल 39A, ताकि राज्य यह सुनिश्चित कर सकता है कि किसी भी नागरिक को किसी भी आर्थिक या अन्य अक्षमता के कारण न्याय हासिल करने से वंचित नहीं किया जा सकता है। भाई अगर इसके पास पैसा नहीं है, वकील हायर नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा? या तो उसको जस्टिस नहीं मिलेगा। तो इसीलिए राज्य व्यवस्था करता है सरकारी वकीलों का। और ये बात कहाँ की? ये आर्टिकल 39A में। अब एक प्रश्न पूछ सकता है कि आर्टिकल 39A को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो किस संविधान संशोधन के तहत 39A को जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया, अनुच्छेद 39A को। प्रश्न पूछ चुका है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा इन बातों को। आर्टिकल 43A, अब 39 कितना आर्टिकल 39A कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत। और आर्टिकल 43A भी 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। इन दोनों को किसके तहत जोड़ा गया? तो आर्टिकल 43A और आर्टिकल 43B, इन दोनों को जोड़ा गया। 3 एडिशन हुए थे, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A और आर्टिकल 43B। 42वां संविधान संशोधन के तहत इन तीनों को जोड़ा गया। अब आर्टिकल 43A क्या कह रहा है? उपक्रमों, प्रतिष्ठानों या अन्य संगठनों में के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, जो मैनेजमेंट्स हैं उनमें श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य क्या करेगा? उपयुक्त कानून या अन्य तरीके से कदम उठाएगा। और आर्टिकल 43B क्या कह रहा है? राज्य पर्यावरण और परिवेश की रक्षा सुधार करने का प्रयास करेगा और देश के पर्यावरण को रहने योग्य बनाने के लिए वन्य जीवों की रक्षा करेगा। यहाँ पे सॉरी माफ़ करिए 43A ही है, ठीक है, 43A है कि वन्य जीव की रक्षा और पर्यावरण की बात कहाँ की गई है? तो 43A में की गई है। राज्य के परिप्रेक्ष्य में जो मैंने आपको बार बार यहाँ पे बताया हुआ था कि पर्यावरण की रक्षा और वन्य जीवों की रक्षा, लेकिन किस पर्सपेक्टिव में? तो राज्य के परिप्रेक्ष्य में या फिर राज्य के पर्सपेक्टिव में, यही बात यहाँ पे दी गई है। अब आगे देखते हैं 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन कब होता है? तो यह होता है 1978 में। कब किया था? 1978 में किया था। अब ये भी इम्पोर्टेंट क्यों है, देख लेते हैं कि 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने डीपीएसपी में आर्टिकल 38(2) किसको? 38(2) को जोड़ दिया। आर्टिकल 38(2) कहता है राज्य आय में असमानताओं को कम करेगा, यानी कि आय की असमानता को राज्य कम कर देगा, कम करने के लिए काम करेगा। और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले या विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के सभी समूहों के बीच स्थिति, अवसर आदि में असमानता किसमें? तो स्थिति में अवसर, स्थिति की या फिर अवसर की जो भी असमानताएं हैं उनको खत्म कर देगा राज्य। आर्टिकल 38(2) कहता है। और किसके तहत जोड़ा गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। अब देखते हैं 86वां संविधान संशोधन
कब हुआ था हमारे संविधान में 86वां संविधान संशोधन? तो 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। ऊपर मैंने आपको बताया था कि 2002 में 86वां संविधान संशोधन होता है और इसमें कहा गया कि 86वें संविधान संशोधन ने डीपीएसपी में आर्टिकल 45 के विषय को बदल दिया और इसे भाग 3 में, यानी कि कहाँ पर डाल दिया? पहले कहाँ पे था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना, तो आर्टिकल 45 में था। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको भाग 3 में, यानी कि मौलिक अधिकार में डाल करके, और आर्टिकल 22A में इसको क्या कर दिया गया? इम्प्लीमेंट कर दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कहाँ पे? तो आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा दी जाएगी। और यह कब बात की गई? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। आर्टिकल 21 क्या है? तो जीवन अधिकार है। और आर्टिकल 21A क्या है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। अब आगे देखते हैं 97वां संविधान संशोधन, जो कि क्या है? हमारा अंतिम संविधान संशोधन है। तो 97वां संविधान संशोधन कब होता है? 2011 में, यानी कि 2011 में 97वां संविधान संशोधन होता है। और इसमें कहा गया राज्य सहकारी समितियों, ठीक है, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, यानी कि वॉलंटरी फॉर्मेशन, स्वायत्त ऑटोनोमस होता है, और कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। यानी कि प्रश्न यहाँ से बना है 97वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2011 में हुआ था। इसके तहत किस आर्टिकल को ऐड किया गया? तो आर्टिकल 43B को ऐड किया गया। और इसमें क्या कहा गया? तो प्रश्न पूछता है कि कोऑपरेटिव एसोसिएशंस, यानी कि सहकारी समितियों की बात कहाँ की गई है? तो सहकारी समितियों यानी कि कोऑपरेटिव एसोसिएशंस की बात जो है आर्टिकल 43B करता है। कब ऐड किया गया आर्टिकल 43B को? 97वां संविधान संशोधन 2011 के थ्रू इसको ऐड किया गया। और ये क्या कहता है कि राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन की बात, मतलब जो भी सहकारी समितियां हैं वो क्या करेंगे? अपनी स्वैच्छिक गठन कर सकते हैं, वॉलंटरी फॉर्मेशन कर सकती हैं। ऑटोनोमस, वो भी अपने काम को ऑटोनोमस से, यानी कि स्वायत्त तरीके से अपने कार्य को कर सकती हैं। और लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देगा। तो ये आज की हमारी क्लास थी डीपीएसपी की। आई होप क्लास आप लोगों को पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।